Let us see the next question. The present credit terms of P company are 1/10 net 30. अरे यार सर ये 1/10 net 30 क्या है? समझाता हूँ चिंता मत करो. Its annual sales are rupees 80 lakhs and average collection period is 20 days. अच्छा क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द प्रेजेंट क्रेडिट टर्म्स आर 1/10 नेट 30. भाई इसका मतलब ऐसा है दैट क्रेडिट पीरियड इज 30 days. However, if the customer is making payment within 10 days, if customer is making payment within 10 days, then customer will be given cash discount at the rate of 1%. इसका मतलब ऐसा है 1% का कैश डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आपने 10 दिन के अंदर पेमेंट किया तो. अदरवाइज आपके लिए क्रेडिट पीरियड है 30 दिन. इसका मतलब ऐसा होता है. चलो आगे चलते हैं. इट्स वेरिएबल कॉस्ट and average total cost to sales are 0.85 and 0.95 respectively. यानी वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो है 85% and average total cost to sales ratio है 95%. Its cost of capital is 10%. ये डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है. The proportion of the sales on which customers currently take discount is 0.5. यानी ऐसा दे रखा है कि अभी हमारे 50% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं. P company is considering relaxing its discount terms to 2/10 net 30. यानी वापस क्रेडिट पीरियड है 30 दिन. अगर कस्टमर 10 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तो उसको 1% की जगह 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा. Such relaxation is expected to increase sales by rupees 5 lakhs. ऐसा रिलैक्सेशन अगर हम लोग देंगे यानी किसमें? कैश डिस्काउंट में 1% की जगह 2% का. तो उस केस में हम लोग ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमारा जो सेल्स 80 लाख से वो 5 लाख से बढ़ेगा और वो 85 लाख हो जाएगा. कॉमा रिड्यूस द एवरेज कलेक्शन पीरियड टू 14 डेज. तो उस केस में हमारा कलेक्शन पीरियड भी रिड्यूस हो जाएगा. 20 दिन से कितना हो जाएगा? 14 दिन. एंड इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्काउंट सेल्स टू 0.8. और उस केस में हमारे 50% की जगह 80% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा लेंगे. What will be the effect of relaxing discount policy on the company's profit? That is a question. You have to take 1 year as 360 days. आपको एक साल में 360 डेज है उस हिसाब से कैलकुलेशन करना है. I request all of you to go through the question. फिर मैं आपको 1/10 net 30 का एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा फिर हम लोग आंसर करेंगे. So let us have understanding कि क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है. क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि अभी का हमारा क्रेडिट टर्म्स है 1/10 नेट 30 और प्रपोजल में है 2/10 नेट 30. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड अभी का है 20 डेज और बाद में हो जाएगा 14 डेज. सेल्स अभी का है 80 लाख और नया पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से हो जाएगा 85 लाख. क्यों? क्योंकि 5 लाख से बढ़ेगा. वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स हमको दे रखा है 0.85. फिर एवरेज टोटल कॉस्ट टू सेल्स हमको दे रखा है 0.95. फिर इंपॉर्टेंटली एक नया इंफॉर्मेशन है परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स अवेलिंग कैश डिस्काउंट. अभी हमारे 50% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं और बाद में 80% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा लेंगे ऐसा हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं.
कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है हमको 10% एंड ऐसा दे रखा है दैट्स द 1 ईयर इज इक्वल टू 360 डेज। और ये इंफॉर्मेशन से हमको ये डिसाइड करना है कि क्या कंपनी को नया क्रेडिट पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है कि कंपनी को क्या करना चाहिए, एग्जिस्टिंग क्रेडिट पॉलिसी से कंटिन्यू करना चाहिए या उनको नया क्रेडिट पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहिए। आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि हम लोग ये क्वेश्चन आउट ऑफ 3 कौन कौन सी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ये क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं और सेकंड मेथड से कर सकते हैं। थर्ड मेथड से नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सेल्स और नया सेल्स है वो दोनों सेम नहीं है। दूसरा हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट मेथड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग सेल्स दे रखा है, नया सेल्स दे रखा है और कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दे रखा है। और सेकंड मेथड तो हमेशा लग सकता है। यूजुअली हम लोग फर्स्ट मेथड से करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल है अप्लाई करने का, इस वजह से, और उसका कोई और रीजन नहीं है। चलो राइट एन आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 1/10 net 30 means credit period is 30 days, comma, however if customer is making payment in 10 days, comma, customer will get cash discount at the rate of 1%। तो अगर कस्टमर 10 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तो उसको 1% का कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये हमारे सिर्फ समझने के लिए है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। I request all of you to put your answer in the chat box कि टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा क्या होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। एवरेज टोटल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो दे रखा है। तो अगेन ये एवरेज वर्ड का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है फ्रेंड्स। टोटल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो 95%, वेरिएबल कॉस्ट है 85%, यानी बाकी का 10% क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट हो गया। तो राइट ऑन आंसर टोटल फिक्स कॉस्ट, उसमें लिखो total cost is equal to total variable cost plus total fixed cost। 80 lakhs into 0.95 is equal to 80 lakhs into 0.85 और टोटल फिक्स कॉस्ट को बैलेंस शीट फिगर कैलकुलेट किया जाएगा। 76 lakhs is equal to 68 lakhs plus total fixed cost। So 76 minus 68, that comes to 8 lakhs। आप लोग फ्रेंड्स डायरेक्टली भी कर सकते हो, 80 lakhs का 10% यानी 8 लाख। स्टेप नंबर 2 तो रेडीमेड दे रखा है, उसमें हमको कुछ मेहनत करने का जरूरत ही नहीं है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है दैट इज 85%, तो उसको मैं एज इट इज लिख देता हूं। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी comma
न्यू क्रेडिट पॉलिसी। ऐसा करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो कॉलम नंबर 1 होगा पर्टिकुलर्स का, कॉलम नंबर 2 होगा प्रेजेंट का, और कॉलम नंबर 3 होगा प्रपोज्ड का। प्रेजेंटली यानी अभी कितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो आप मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। थोड़ा सा नया है बट आई वांट टू टेस्ट दैट हाउ फार यू कैन डू इट। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सेल्स से। अभी का हमारा सेल्स हमको दे रखा है क्वेश्चन में 80 लाख। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको कॉपी करने का मौका दूंगा और फिर नेक्स्ट वाला वर्किंग आपको अपने आप ही करना है। 80 lakhs का 85%, that is variable cost. It comes to 68 lakhs. उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट, इट इज अगेन 8 lakhs. तो सेल्स में से दोनों एक्सपेंसेस डिडक्ट करके हम लोग फिर कैलकुलेट करेंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन जैसे हमने समझा हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 360 days into average collection period into cost of capital। ऐसे किया जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 68 लाख से, फिक्स कॉस्ट कितना है 8 लाख से, डिवाइडेड बाय 360 इंटू अभी का हमको कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज 20 days इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। तो ऐसा करके वी विल बी हैविंग द कैरिंग कॉस्ट 68 lakhs प्लस 8 lakhs यानी 76 lakhs इंटू 20 इंटू 0.20 डिवाइड बाय 360 क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट हो रहा है 42,222। बेडेड्स है नहीं तो उसको जाने दो। फिर हमको कई बार है ना कलेक्शन कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। कलेक्शन कॉस्ट का मतलब ये होता है what is the cost incurred for the purpose of collecting the receivable। पर अगेन ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको भी जाने दो। पर इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन में एक नया इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, क्या कि हमारे जो 50% ऑफ द कस्टमर्स है वो डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं, ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं डेट से हमारा और एक खर्चा होगा इस बार जिसका नाम है कैश डिस्काउंट एक्सपेंसेस। कैश डिस्काउंट का खर्चा हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। देखो 80 lakhs इंटू 0.5 यानी 40 लाख रुपए का जो सेल्स है उसमें 1% का कैश डिस्काउंट है। जो 40 लाख का 1% यानी 40,000। ये सारे एक्सपेंसेस हम लोग रेवेन्यू में से डिडक्ट करेंगे टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। सो प्लीज यूज योर कैलकुलेटर। 80 lakhs minus 68 lakhs minus 8 lakhs minus 42,222 minus 40,000 रुपए। क्यों? क्योंकि हमारा जो 50% ऑफ द सेल्स है 80 lakhs का 50% क्या हुआ 40 lakhs, उसपे 1% का कैश डिस्काउंट हम लोग ऑफर करते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट से हमारे 50% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं, इसलिए मैंने 80 lakhs का 50% किया। यानी कितना हुआ फ्रेंड्स 40,000। तो प्रॉफिट कम्स टू 3,17,778। चलो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर फॉर प्रेजेंट। प्रेजेंट का आंसर लिखने के बाद आप प्रपोज का आंसर अपने आप करो। तो प्रपोज में दैट इज से चलते हैं जिसमें हमको क्या दे रखा है, दैट से सेल्स विल इंक्रीज बाय 5 lakhs। तो ये 85 lakhs हो जाएगा। Variable cost will be 85% of the sales। यानी क्या होगा 85 lakhs into 0.85 यानी 72,25,000।
फिक्स कॉस्ट में कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, वो 8 लाख का 8 लाख ही रहेगा। कैरिंग कॉस्ट, यूज योर कैलकुलेटर, 72,25,000 प्लस 8 lakhs, यानी 80,25,000 डिवाइड बाय 360 इंटू 14 days, इस बार 14 days हो गया, इंटू 0.10, दैट इज 31,208। कैश डिस्काउंट कितना होगा? वी अंडरस्टैंड दैट से 80% customers avail discount, so 85 lakhs into 0.8, कैश डिस्काउंट का रेट कितना है? 2% है, so 85 lakhs into 0.8, 68 lakh, 68 lakhs का 2%, यानी 1,36,000। तो ऐसा करके हमको सारे के सारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू में से डिडक्ट करने हैं। 85 lakhs minus 72,25,000 minus 8 lakhs minus 3,1,208 minus 1,36,000, so it comes to 3,07,792। तो दोनों में प्रॉफिट है, प्रेजेंट में भी प्रॉफिट है, प्रपोज में भी प्रॉफिट है। हावेवर प्रेजेंट में प्रॉफिट ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे? जो चल रहा है उसको चलने दो, नया पॉलिसी ऑफर नहीं करना है। सो राइट डाउन वन लाइन आंसर। द कंपनी इज advised to continue with existing credit policy, फुल स्टॉप। ऐसा मत समझते हैं फ्रेंड्स। अभी ऑफकोर्स आप लोग समझ ही सकते हो दैट ये क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो चुका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है विद अ न्यू पॉइंट दैट वी हैड। पर ये जो क्वेश्चन है ना, उसी में हमको अलग अलग सिचुएशंस दे सकते हैं। तो क्या क्या अलग अलग सिचुएशंस दे सकते हैं वो मैं आपको लिखवाता हूं, और हर एक सिचुएशन में एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं। हम लोग फ्रेंड्स पूरा का पूरा आंसर वापस नहीं करेंगे, हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ही समझेंगे, और वो पर्टिकुलर पॉइंट में हमारा आंसर कैसे होगा वो समझेंगे। बिकॉज डूइंग एंटायर क्वेश्चन फॉर 5 टाइम्स विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो मैं आपको अलग अलग 5 सिचुएशंस लिखवाता हूं, और पांचों 5 सिचुएशन में आंसर कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं। ये क्वेश्चन अभी खत्म हो चुका है, पर ये क्वेश्चन में अलग टाइप का क्या इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है, और वो अलग टाइप के इंफॉर्मेशन में आंसर कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं। तो अलग अलग 5 सिचुएशंस हमको लिखना है, और हर एक में उसका आंसर लिखना है। सो राइट डाउन दिस, दैट इज शीट्स। हम लोग एक टेबल जैसा बनाएंगे। कॉलम नंबर 1 इज सीरियल नंबर, कॉलम नंबर 2 इज इंफॉर्मेशन, एंड कॉलम नंबर 3 इज आंसर। ऐसा करके हम लोग टेबल बनाएंगे। अलग अलग 5 सिचुएशंस में आपको लिख पाऊंगा, और हर एक सिचुएशन में क्या इंफॉर्मेशन होगा और उसका आंसर कैसे किया जाएगा वो मैं आपको लिखूंगा। चलो राइट डाउन। कंपनी इज ऑफरिंग क्रेडिट पॉलिसी, कॉमा 2/10 नेट 30। उसे मैं लिखो आगे। इन दैट केस we may be given following information.
उस पर लिखो सीरियल नंबर में 1, ठीक है ना, इन सिचुएशन नंबर 1 इंफॉर्मेशन में लिखो 80% कस्टमर्स avail cash discount, comma, no information given about ACP average collection period। ये देखो पहला हमको क्या दिया जा सकता है कि 80% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं और हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। यानी फ्रेंड्स हमको ये वाला जो सिचुएशन है उसमें ऐसा दे रखा होगा कि हमारा क्रेडिट पॉलिसी क्या है 2/10 नेट 30, हमारे 80% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं पर हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं दे रखा है, तो क्या करने का वो मैं आपको समझा रहा हूं। फ्रेंड्स ऐसे सिचुएशन में वी हैव टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कलेक्शन पीरियड। कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन। तो आंसर के कॉलम में लिख रहा हूं मैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड। यानी क्या होगा वेटेड एवरेज कलेक्शन पीरियड, वो हम लोग कुछ इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। कस्टमर्स परसेंटेज डेज, परसेंटेज इनटू डेज। कस्टमर्स दो हिस्सों में बटे हुए हैं, कस्टमर्स हु अवेल कैश डिस्काउंट एंड कस्टमर्स हु डू नॉट अवेल कैश डिस्काउंट। How many customers are availing discount? 80%. We know that the total जो number of customers उसमें से 80% डिस्काउंट ले रहे हैं, तो 20% ऐसे जो डिस्काउंट नहीं ले रहे हैं। जो कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं उन लोगों के लिए ऑफ कोर्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उनको 10 दिन के अंदर पेमेंट करना ही पड़ेगा। बाकी के कस्टमर्स के लिए कलेक्शन दैट इज क्रेडिट पीरियड कितना है 30 दिन है। सो हमारा वर्किंग कुछ ऐसा होगा, लिसन केयरफुली। 80% customers are making payment in 10 days, 20% customers are making payment in 30 days। तो हमारा ओवरऑल वेटेड एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हो जाएगा 14 डेज। 14 कैसे आया 8 + 6, ऐसा करके हम लोग वेटेड एवरेज कलेक्शन पीरियड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। So please write down answer for the first situation। तो यहाँ पे हमने क्या किया फ्रेंड्स, आई जस्ट रिपीट दैट 80% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं, सो दे विल बी मेकिंग ऑफ कोर्स द पेमेंट इन 10 डेज। बाकी के 20% डिस्काउंट का फायदा नहीं ले रहे हैं, उनके लिए क्रेडिट पीरियड है 30 दिन। तो वेटेड एवरेज हमारा आ गया कितना 14 डेज, और ये 14 डेज को लेके हम लोग कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स का ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि सर ये क्वेश्चन में 14 डेज कैसे दे रखा है ना, हमने जो क्वेश्चन किया, तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल गया होगा कि 14 डेज उन्होंने कैसे दे रखा है, उन्होंने इस तरह से दे रखा है। चलो राइट ऑन द सेकेंड इंफॉर्मेशन। 80% customers avail cash discount, comma, remaining customers pay in 40 days। देखो क्रेडिट टर्म हमने क्या ऑफर किया है, क्रेडिट टर्म हमने ये ऑफर किया है 2/10 नेट 30, और हमको ऐसा दे रखा क्वेश्चन में that 80% customers avail cash discount and the remaining customers make payment in 40 days।
यू राइट इन द चैट बॉक्स कि इस केस में एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या लिया जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट। लेट अस अंडरस्टैंड दैट से ये सिचुएशन में क्या किया जाएगा। अगेन कॉलम नंबर 1 कस्टमर्स हु अवेल कैश डिस्काउंट एंड बाकी के कस्टमर्स डू नॉट अवेल कैश डिस्काउंट। वी अंडरस्टैंड दैट्स द परसेंटेज, ये हमको दे ही रखा है कि 80% है, तो ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 20%, क्योंकि टोटल तो हमेशा 1 होगा। नंबर ऑफ डेज, जो कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहा है दे आर मेकिंग पेमेंट इन 10 days, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी के कस्टमर्स के लिए एक्सप्रेसली दे रखा है कि वो लोग 40 दिन में पेमेंट करते हैं। तो अगर हमको ऐसा एक्सप्रेसली दे रखा है डेट से वो लोग कब पेमेंट कर रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ डेज देके हमको वेटेड एवरेज कलेक्शन पीरियड का कैलकुलेशन करना है। दैट इज परसेंटेज इनटू डेज, 0.8 इंटू 10 यानी 8, 0.2 इंटू 40 यानी अगेन 8। ओवरऑल कितना हो जाएगा 16 दिन। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। हम लोग ऐसा समझते हैं कि हमारा जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो 16 दिन है। दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द कैरिंग कॉस्ट। ना कई बार स्टूडेंट्स का वापस क्वेरी होता है कि सर ऐसे कैसे चलेगा, हमने तो हमारे कस्टमर्स को 30 दिन बोल के रखा है, वो लोग 40 दिन में पेमेंट करेंगे, तो ऐसा कैसा सर। गिविंग रिप्लाई टू दैट काइंड ऑफ नॉर्मली आस्क्ड क्वेश्चन। देखो सबसे पहला चीज हमको ऐसा समझना है कि कंपटीशन की वजह से वी डू नॉट प्रेशराइज आवर कस्टमर्स टू मेक पेमेंट ऑन द ड्यू डेट ओनली। वी आर नॉट फुलिश कि हमको पता नहीं चलता है कि पेमेंट डिले होने की वजह से हमारा कैरिंग कॉस्ट बढ़ता है, हमको भी पता चलता है। हाउएवर वी आर कंसर्न कि ऐसा नहीं हो जाए दैट से पेमेंट का प्रेशर करने की वजह से हमारा बिजनेस का लॉस हो जाए। दैट इज द रीजन से वी allow them indirectly to make the payment in 40 days। अगेन दूसरा स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या होता है कि सर अगर वो लोग 40 दिन में पेमेंट कर रहे हैं, then in that case are we supposed to charge interest for the remaining 10 days? The answer is no, unless the question is providing। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस का बहुत प्रेशर होने की वजह से हम लोग उनसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाएंगे। So this is the way we are required to write answer। चलो तीसरा सिचुएशन लिखिए। 80% customers avail cash discount, full stop। Average correction period is 18 days। I want you to write in the that is chat box कि हमको कैरिंग कॉस्ट के लिए कितना नंबर ऑफ डेज लेना है। यानी जब हम लोग कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम लोग कितना नंबर ऑफ डेज लेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने किया था उसमें 72,25,000 प्लस 8 lakhs डिवाइडेड बाय 360 इंटू 14 इंटू 0.10 ऐसा किया था हमने। वैसे हम लोग यहाँ पे कितना नंबर ऑफ डेज लेके कैरिंग कॉस्ट फाइंड करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे यू डोंट हैव टू यूज योर माइंड, यू जस्ट हैव टू यूज द इंफॉर्मेशन। क्या 18 डेज, 18 डेज ये रखा है, 18 डेज लेके कैरिंग कॉस्ट कर दो, खत्म हो गया। सिंपली वी अंडरस्टैंड दैट से टेकिंग 18 days over here we have to compute the carrying cost। अरे यार इतना सिंपल है सर तो क्यों लिखवाया, टाइम पास कर रहे हो सर आप तो। भाई नहीं, एक रीजन है क्यों लिखवाया। बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी ऐसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होता है ना कि 80% कस्टमर्स अवेल डिस्काउंट, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि उस केस में हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड होना चाहिए था क्वेश्चन में 14 डेज, पर उसकी जगह हमको क्वेश्चन में दे रखा है एवरेज कलेक्शन पीरियड 18 डेज। तो ये दोनों आपस में मैच क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं। होना कितना चाहिए था 14 डेज क्वेश्चन में, पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है 18 डेज दे रखा है।
अरे यार कुछ प्रिंटिंग एरर तो नहीं है ना, ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं। कुछ प्रिंटिंग एरर नहीं है। कैरिंग कॉस्ट कैसे गिनने का, 18 डेज से गिनने का। पर सर ये 18 14 के साथ मैच क्यों नहीं हो रहा है, वो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूं। एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में क्या करने का वो मैं आपको लिखवाता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा एडिशनल एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ये क्यों 18 डेज हमको क्वेश्चन में दे रखा है। सो राइट डाउन अ नोट फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। In this question, comma, taking 18 days as ACP, average collection period, comma, carry cost will be calculated. यानी 18 डेज लेके हमको कैरिंग कॉस्ट करना है, फुल स्टॉप, बात खत्म हो गया। अब ये 18 डेज क्यों होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए। एग्जामिनेशन में कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। देखो कैसे समझने का फ्रेंड्स, परसेंटेज डेज, परसेंटेज इनटू डेज। वी अंडरस्टैंड दैट से 80% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं, तो उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है but to make payment in 10 days. So 0.8 into 10 it comes to 8. ओवरऑल कलेक्शन पीरियड कितना है हमारे एग्जांपल में, 18 डेज। 18 माइनस 8 तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, 10 डेज। अच्छा, यहाँ पे 20% कस्टमर्स, तो हम लोग समझ सकते हैं कि 20% इंटू समथिंग इज इक्वल टू 10, है ना। हम लोग ऐसा समझ सकते हैं 20% इंटू समथिंग यानी कि x मानते हैं इज इक्वल टू 10। तो x क्या होगा फ्रेंड्स, 10 डिवाइड बाय 0.2, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर, 50 दिन हो जाएगा। यानी यहां पे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 0.2 यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 50 हो जाएगा। यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि 20% सॉरी 80% कस्टमर्स डिस्काउंट ले रहे हैं, बाकी के 20% कस्टमर्स डीले पेमेंट कर रहे हैं। कितने दिन में, 50 दिन में। इसलिए वेटेड एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा 14 डेज ना होके कुछ ज्यादा है, कितना है, 18 डेज। तो ऐसा रेडीमेड वर्किंग आपको दे रखा है। तो जब आपको ये रेडीमेड वर्किंग दे रखा है, देन इन दैट केस आपको अपना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ये कुछ भी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। जैसे हमने भी एग्जाम्पल जब किया तभी ऐसा कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। क्वेश्चन में जो हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा था उसी को लेके हमने आंसर किया। वैसे आपको क्या करने का है, आपको जब भी एवरेज कलेक्शन पीरियड का इंफॉर्मेशन रेडीमेड दे रखा है, तो वो एवरेज कलेक्शन पीरियड का इंफॉर्मेशन उन्होंने कैसे दे रखा है उसके बारे में सोचने का नहीं, जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसी से आंसर कर देने का। दिस इज द वे वी अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन समझाने के लिए मैंने आप ये किया, पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैंने लिखा है सिर्फ उतना ही आपके लिए रेलेवेंट है और आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है। अभी सेकेंड लास्ट यानी कि फोर्थ सिचुएशन में लिख रहा हूं आपको। वी हैव नॉट बीन गिवन information about ACP, average collection period, or percentage of customers availing cash discount। यानी ऐसा हो सकता है कि हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है
द कंपनी इज ऑफरिंग द क्रेडिट टर्म्स 2/10 नेट 30। पर क्वेश्चन में हमको ऐसा नहीं दे रखा कि कितने परसेंटेज कस्टमर्स डिस्काउंट ले रहे हैं। क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है दैट से व्हाट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। ऐसा भी हो सकता है। इंस्टीट्यूट ने ऐसा एक बार एग्जामिनेशन में किया था, तो उन्होंने क्या सजेशन आंसर दिया वो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं, राधा बताता हूं। पर उसके पहले मेरा ओपिनियन क्या वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसे सिचुएशन में एज अ स्टूडेंट यू हैव अ लिबर्टी टू मेक एनी रीजनेबली एक्सेप्टेबल अजम्पशन। जैसे कि मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि 50% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली आई मे डू आंसर। अदरवाइज आई मे अज्यूम दैट से 60%, 80%, ऐसा मैं कुछ भी एक परसेंटेज अज्यूम करके एवरेज कलेक्शन पीरियड और कैश डिस्काउंट का खर्चा कैलकुलेट कर सकता हूं। उन्होंने जो सजेशन आंसर प्रिंट किया है उस पे उन्होंने क्या किया है, उस पे उन्होंने ऐसा अज्यूम किया है कि नॉट अ सिंगल कस्टमर इज अवेलिंग डिस्काउंट। सो उन्होंने क्या किया, एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज लिया और कैश डिस्काउंट का खर्चा 0 लिया। बट मेकिंग सम अदर assumption इज ऑल्सो वैलिड। बट अभी मेरा सजेशन ऐसा है दैट से अगर ऐसा सिचुएशन वापस एग्जाम में आता है, यू मेक द assumption, the kind of assumption which institute makes, that nobody is availing discount and cash discount cost will be 0 and average collection period will be 30 days. So write down answer. In this situation, comma, we can make any assumption with respect to percentage of customers availing cash discount comma with that ACP, average collection period, and cost of cash discount will be calculated. Full stop. उसे में लिखो आगे, generally assume that no one is availing cash discount full stop. So ACP, average collection period, will be 30 days and cost of cash discount will be 0. Full stop. Put a note for this assumption. Full stop. चलो सिचुएशन नंबर 5, जो लास्ट सिचुएशन है, it has been given that ACP, average collection period, is 22 days. Full stop. Now I want you to write in the chat box कि ये सिचुएशन में
हम लोग कैरिंग कॉस्ट कौन से नंबर ऑफ डेज के ऊपर लेंगे और कैश डिस्काउंट का खर्चा हम लोग कितना लेंगे। सपोज कि हमारा सेल्स है 85 lakhs। ना फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड तो दे ही रखा है, तो हमको कैरिंग कॉस्ट 22 डेज के ऊपर करना है। सो राइट आंसर। Carrying cost will be found using average collection period of 22 days. Full stop. Now importantly यहाँ पे कितने परसेंटेज ऑफ द कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं वो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो वो हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। Customers are divided into two parts. Customers who avail CD and customers who do not avail CD. परसेंटेज अवेल CD का अज्यूम करते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा 1 - x हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज, जो कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं उनको 10 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, और हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि बाकी के कस्टमर्स टाइम से पेमेंट कर रहे हैं, unless directly or indirectly it has been given, let's say they delay the payment. परसेंटेज इंटू डेज, 10 इंटू एक्स क्या किया जाएगा 10x, 30 इंटू 1 - x क्या होगा 30 - 30x। हमको क्वेश्चन में एवरेज कलेक्शन पीरियड तो दे ही रखा है, कितना है 22 डेज। ना ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ फ्रेंड्स, 10x + 30 - 30x = 22, ऐसा करके। तो देखो 10 - 30 कितना बचा -20, उसको ऑपोजिट साइड शिफ्ट किया तो वो पॉजिटिव हो गया, 22 को इस तरफ शिफ्ट किया तो वो नेगेटिव हो गया। सो इट इज 30 - 22। तो x क्या आ गया 8/20। 8/20 कितना आता है 40%। अच्छा 40% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं, बाकी के कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा नहीं ले रहे हैं, इसलिए एवरेज कलेक्शन पीरियड 22 डेज है। तो जब हमको कैश डिस्काउंट का खर्चा कैलकुलेट करना है तो कैश डिस्काउंट का खर्चा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी हमारा सेल्स है फॉर एग्जांपल 85 lakhs इंटू 0.4, क्योंकि 40% कस्टमर डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं, इंटू 2%, 85 lakhs into 0.2 into 2%, that comes to rupees 68,000। ऐसा करके वो आंसर किया जाएगा। ठीक है, चलो राइट डाउन दिस आंसर। So this is the way we are required to make the computation. Now a quick revision of the entire answer. प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी दे रखा है, प्रपोज क्रेडिट पॉलिसी दे रखा है हमको, एवरेज कलेक्शन पीरियड, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, टोटल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, और एक नया इंफॉर्मेशन है परसेंटेज ऑफ द कस्टमर्स अवेलिंग कैश डिस्काउंट। डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर दे रखा है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि कंपनी को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो नया टर्म है 1/10 नेट 30, उसका हमने एक्सप्लेनेशन लिखा। क्रेडिट पीरियड है 30 दिन, अगर कस्टमर 10 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तो उसको 1% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। फिर हमने फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन किया, टोटल कॉस्ट है 95%, वेरिएबल कॉस्ट है 85%, तो बाकी का 10% फिक्स कॉस्ट बचा, यानी 8 लाख। दूसरे स्टेप में वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो का कैलकुलेशन किया, दैट इज लाइक प्रोवाइडेड टू अस 85%। तीसरे स्टेप में दैट इज प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन, प्रेजेंट एंड प्रपोज्ड। प्रेजेंट में ऑफकोर्स एक छोटा सा नया पॉइंट है, दैट इज द कैश डिस्काउंट एक्सपेंसेस। अभी हमारे 50% कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं, तो 80 lakhs into 0.5, 40 lakhs उसका 1% यानी 40,000। बाकी सब तो सिंपल ही है। कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए 20 दिन को लिया जाएगा,
दिस इज द वे द प्रेजेंट प्रॉफिट इज फाउंड। वैसा का वैसा प्रपोज के लिए किया जाएगा, जिसमें सेल्स बढ़ रहा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा 14 डेज है और कैश डिस्काउंट हमारा एक की जगह 2% और परसेंटेज ऑफ द कस्टमर्स अवेलिंग डिस्काउंट वो भी बढ़ जाएगा, ऐसा हम लोग एंटीसिपेट कर रहे हैं। उस केस में हमारा प्रॉफिट कम होने की वजह से हमने बोला जो चल रहा है वो चलने दो, उसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको 5 अलग अलग सिचुएशंस लिखवाया। मोस्टली उसमें हमारा फोकस पॉइंट था एवरेज कलेक्शन पीरियड और एक पॉइंट था कैश डिस्काउंट का कॉस्ट एक सिचुएशन में। पहले सिचुएशन में परसेंटेज ऑफ द कस्टमर्स अवेलिंग डिस्काउंट सिर्फ इतना ही दे रखा है, तो वेटेड एवरेज क्या होगा 14 डेज। दूसरे में परसेंटेज ऑफ द कस्टमर्स अवेलिंग डिस्काउंट और बाकी के कस्टमर्स एक्चुअली कब पे करते हैं वो दे रखा है, अगेन उसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड। तीसरा परसेंटेज ऑफ द कस्टमर्स अवेलिंग डिस्काउंट एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये दोनों चीज दे रखा है हमको, तो उसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड के ऊपर फोकस किया जाएगा 18 दिन। चौथा हमको परसेंटेज ऑफ द कस्टमर्स अवेलिंग डिस्काउंट और एवरेज कलेक्शन पीरियड दोनों नहीं दे रखा है, तो आपको अजम्पशन करना है। यूजुअली अजम्पशन ऐसा करेंगे कि कोई भी डिस्काउंट नहीं ले रहा है। आखिरी सिचुएशन एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है, उसके ऊपर से एक छोटा सा इक्वेशन बनाएगा, दिस हम लोग बनाएंगे और ये कैलकुलेट करेंगे नेट से हमारे कितने प्रतिशत कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं और अकॉर्डिंगली कैश डिस्काउंट का खर्चा कैलकुलेट किया जाए।